हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस रिवीजन सेशन। फ्रेंड्स, इस रिवीजन सेशन में हम प्राइमरली एडवांस रूलिंग चैप्टर को रिवाइज करेंगे और उसके बाद में मैं डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर भी आपको रिफ्रेश करा दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम एडवांस रूलिंग चैप्टर से। एंड एज यूजुअल हम इस रिवीजन सेशन में भी रेगुलर बैच के जो क्लास नोट्स हैं उनको यूज में लेंगे, जिससे आप मैक्सिमम थिंग्स रिफ्रेश कर सके एंड रेगुलर बैच के डिस्कशन से इस रिवीजन सेशन को इजीली कनेक्ट कर पाए। तो याद कीजिए, एडवांस रूलिंग चैप्टर में सबसे पहले जहां सेक्शन 245N में आपको डेफिनेशंस देखने को मिलती हैं, उसमें मैं एडवांस रूलिंग का जो मीनिंग है वो आपको इनिशियली रिफ्रेश करा देता हूं। एडवांस रूलिंग मींस बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का किया गया ऐसा डिटर्मिनेशन। कैसा डिटर्मिनेशन? जो रेसिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा अंडरटेक मींस एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन के रिलेशन में रहा हो, या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का किया गया ऐसा डिटर्मिनेशन। कैसा डिटर्मिनेशन? जो रेसिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा ऐसे नॉन रेसिडेंट के साथ में अंडरटेक मींस एंटर किए जा चुके ट्रांजैक्शन या एंटर किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन से नॉन रेजिडेंट की अराइज होने वाली टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में रहा हो, या बोर्ड का ऐसा डिटर्मिनेशन, कैसा डिटर्मिनेशन जो रेसिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा अंडरटेक किए जा चुके ट्रांजैक्शन या अंडरटेक किए जाने के लिए प्रपोज किए गए ट्रांजैक्शन से अराइज होने वाली ऐसी रेसिडेंट की टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में रहा हो, या कोई भी टोटल इनकम की कंप्यूटेशन से रिलेटेड ऐसा इशू जो इनकम टैक्स अथॉरिटी या इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के यहां पर पेंडिंग बना हुआ हो, तो ऐसे पेंडिंग इशू के रिस्पेक्ट में बोर्ड के द्वारा किया गया डिटर्मिनेशन भी एडवांस रूलिंग में आएगा। या कोई अरेंजमेंट जो किसी भी पर्सन, चाहे वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, जिसके द्वारा भी अंडरटेक किया जाना है, जो प्रपोज्ड टू बी अंडरटेकन है, लेकिन क्या वो अरेंजमेंट गार चैप्टर के अंदर इंपरमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में आएगा या नहीं, इस पर बोर्ड के द्वारा जो किया गया डिटर्मिनेशन है वो भी एडवांस रूलिंग कहलाएगा। अब यहां एडवांस रूलिंग के मीनिंग के साथ में माय डियर फ्रेंड्स हम एप्लीकेंट का भी जो मीनिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेंट, जैसा कि आपको आइडिया लगना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में जो एप्लीकेंट है वो कौन है? दैट इज नॉन रेजिडेंट। सेकंड पार्ट में जो एप्लीकेंट है वो कौन है? रेसिडेंट डीलिंग विद नॉन रेजिडेंट। अब थर्ड पार्ट में मींस इस सेक्शन 245N में जो एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन में दी गई है, उसमें इस सब क्लॉज 2A में जो एप्लीकेंट हैं वो कौन से रेजिडेंट एप्लीकेंट होंगे जिनको नोटिफाई कर दिया जाए। और इस रिलेशन में नोटिफाइड कौन है? तो कोई भी ऐसा रेजिडेंट जो जिस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एडवांस रूलिंग चाहता है, ऐसे ट्रांजैक्शन की इन एग्रीगेट वैल्यू 100 करोड़ रुपीस या इससे ज्यादा होगी। तो 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा की वैल्यू वाला जो ट्रांजैक्शन वाला रेसिडेंट होगा वो यहां पर नोटिफाइड रेसिडेंट बनाया गया है, जो अपनी टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड एडवांस रूलिंग के लिए बोर्ड के पास आ सकेगा। इसी तरह से फ्रेंड्स यहां पर जो एप्लीकेंट है वो कौन होंगे? जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, और इस पर्पस के लिए जो नोटिफाई की गई है वो केवल पब्लिक सेक्टर कंपनी नोटिफाई की गई है। मतलब क्या कि पेंडिंग इशू पर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एडवांस रूलिंग के लिए कौन आ सकती हैं? तो पब्लिक सेक्टर कंपनी आ सकती है, वो इस पर्पस के लिए नोटिफाइड है। फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग एंड एप्लीकेंट का जो मीनिंग है वो हमने यहां पर रिफ्रेश किया। अब जैसा कि आपको पता है, रेगुलर बैच में हम डिस्कस करते भी हैं कि पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन 1 सितंबर 2021 से अब उसे डिसकंटिन्यू करके जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 245 में जो आप देखते हैं, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, वन और मोर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इस एडवांस रूलिंग चैप्टर में एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करने के लिए अकॉर्डिंगली बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग नोटिफाई कॉन्स्टिट्यूट किए भी हैं। मेनली ईच बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में 2 मेंबर
मेंबर्स होते हैं, हाँ, बोर्ड के द्वारा नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स जो चीफ कमिश्नर से लोअर रैंक के नहीं होंगे, मतलब जो चीफ कमिश्नर या उससे हायर रैंक के जो मेंबर हैं वो एक्चुअली बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में फॉल करेंगे, और एटलीस्ट 2 मेंबर्स हमें ऐसे देखने को वहां, इनफैक्ट 2 मेंबर्स वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एग्जाम के लिए कम रेलिवेंट है, लेकिन मेनली जो रेलिवेंट है चीजें वो जरा आप एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन को लेकर लॉ मेकर्स ने सेक्शन 245 क्यू में किस तरह की थिंग्स हमें प्रोवाइड कर रखी है। रिकॉल कीजिए कि कोई भी ऐसा एप्लीकेंट जो एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करने की डिजायर रखता है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उस क्वेश्चन को क्लियरली शो करते हुए कि किस पर वो एडवांस रूलिंग चाहता है, ऐसी एक एप्लीकेशन बोर्ड के पास फर्निश करेगा। एप्लीकेशन क्वाड्रुप्लिकेट मतलब 4 कॉपीज में फाइल की जाएगी, उसके साथ में जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो कंपनीड होनी चाहिए। फीस क्या है रिकॉल करें, अगर एप्लीकेंट पेंडिंग इशू पर बोर्ड के पास जा रहे हैं, मतलब अगर एप्लीकेंट हमें पब्लिक सेक्टर कंपनी नजर आ रही है तो फीस 10,000, और कोई भी अदरवाइज अगर केस है तो फिर हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 2 लाख रुपीस, 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 5 लाख रुपीस, और अगर 300 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर उस केस में 10 लाख रुपीस की जो फीस है वो पेबल बनाई गई है। ये फीस आपने मेमोराइज करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एमसीक्यू वगैरह आपको दिए जाते हैं, इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी इस तरह की जो नॉलेज है वो आपसे टेस्ट कर ली जाती है। अब इशू यह राइज होता है कि क्या कोई एप्लीकेंट बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन देने के बाद में उसको विड्रॉ भी कर सकता है क्या? द आंसर इज यस। कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहे तो ही कैन विड्रॉ सच एप्लीकेशन। लॉ मेकर्स ने सेक्शन 245 क्यू में ही ये फैसिलिटी एप्लीकेंट को प्रोवाइड कर रखी है कि हां, कोई एप्लीकेंट एप्लीकेशन की डेट से 30 डेज के अंदर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। लेकिन इशू यह राइज होता है कि क्या 30 डेज के बाद में विड्रॉन परमिसेबल होगा? तो फ्रेंड्स याद कीजिए एमके जैन का केस, एमके जैन के केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की क्या इंटरप्रिटेशन रही है कि 30 डेज तक तो एप्लीकेंट के पास में राइट है कि वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सके, लेकिन 30 डेज के बाद में अगर कोई एप्लीकेंट अगर एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहा है तो फिर ऐसे केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को प्रिक्लूड नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। वो चाहे तो 30 डेज के बाद भी एप्लीकेशन का जो विड्रॉन है वो अलाउ कर सकती है अगर केस की सर्कमस्टेंसेस इसके लिए जस्टिफाई करें। और फ्रेंड्स अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बन गई है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से। तो जैसा लॉ पहले था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के टाइम पर वैसा ही लॉ अब भी है। तो जैसी जजमेंट पहले एग्जिस्ट कर रही थी वही आगे भी इक्वली एप्लीकेबल बनेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 30 डेज के बाद में एप्लीकेंट बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से परमिशन लेकर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकेगा, राइट? अच्छा फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास में फर्निश की गई थी और वो अगर एप्लीकेशन जब पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का पॉइंट हुआ करता था तब फर्निश कर दी गई थी, ओके, तो अब वो एप्लीकेशन जो इस डेट पर जब बोर्ड का कॉन्सेप्ट आया इस डेट पर अगर पेंडिंग बनी हुई है तो वो एप्लीकेशन उससे रिलेटेड सारा जो रिकॉर्ड है वो किन के पास चला जाएगा? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा। वो से एप्लीकेशन को आगे इंटरटेन करेंगी। लेकिन याद कीजिए फ्रेंड्स 31 अक्टूबर 24 तक अगर एप्लीकेशन नहीं बोर्ड किसी एप्लीकेंट की डिस्पोज ऑफ कर पाए, ऐसी कोई पुरानी एप्लीकेशन जो अथॉरिटी के पास एप्लीकेंट ने फाइल की थी फिर बोर्ड के पास में ट्रांसफर हो गई और बोर्ड अगर 31 अक्टूबर 24 तक अगर उस एप्लीकेशन को नहीं डिस्पोज ऑफ कर पाए हैं तो एप्लीकेंट को एक राइट दिया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, क्या रिकॉल कीजिए कि वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एक एप्लीकेशन देकर वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। हां माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेंट भले ही वो 30 डेज वगैरह का टाइम निकल गया आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन हमारी आपके पास में ट्रांसफर होकर आई थी, देखो आपने इतना टाइम लगा दिया अभी तक इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, तो काइंडली हम उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, हमें कोई रूलिंग की जरूरत नहीं है, ऐसा एप्लीकेंट कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेंट से अगर विड्रॉन की ऐसी एप्लीकेशन मिले तो बोर्ड 31 दिसंबर तक एक ऑर्डर पास करके उनकी उस विड्रॉन को अलाउ कर सकेंगे। अब मेनली ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए कम रेलिवेंट है, फ्रैंकली स्पीकिंग
मेनली एप्लीकेशन के आने के बाद का जो प्रोसीजर है मैं वो अब आपको रिफ्रेश कराना शुरू करता हूं फ्रेंड्स। देखिए, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में अगर एप्लीकेशन आएगी तो सेक्शन 245R में किस तरह का मैसेज लॉ मेकर्स ने हमें पास ऑन कर रखा है, रिकॉल कीजिए कि एप्लीकेशन के रिसीव होने पर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग सबसे पहले एप्लीकेशन की कॉपी कंसर्न्ड कमिश्नर को भेजेंगे, एंड अगर उन्हें नेसेसरी फील होगा तो वो रेलिवेंट रिकॉर्ड्स भी मांग सकेंगे। फिर बोर्ड रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड एप्लीकेशन को एग्जामिन करने के बाद में उस एप्लीकेशन को अलाउ मतलब एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें एप्लीकेशन बोर्ड की ताकत नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर पाए, उन्हें रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी। वो कौन से 3 केसेस हैं? जहां एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है, अगर वो एप्लीकेंट के केस में एप्लीकेशन की डेट पर अगर ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी या IT या कोर्ट में पेंडिंग बना हुआ है, तो पेंडिंग इशू वाली जो एप्लीकेशन है उसे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट ही करेंगे। हालांकि ये रेस्ट्रिक्शन नोटिफाइड रेजिडेंट मतलब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में तब एप्लीकेबल नहीं होगी जब एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू इनकम टैक्स अथॉरिटी या IT के यहां पर उनका पेंडिंग बना हुआ हो। हां, पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में भी एप्लीकेशन को तब रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब वो कोर्ट के सामने पेंडिंग इशू पर अगर एप्लीकेशन बोर्ड के पास में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी तो बेचारी लाई ही इनकम टैक्स अथॉरिटी और IT के यहां पर अगर उनका पेंडिंग इशू होगा तो उस केस में ही वो एप्लीकेशन बेचारी ला सकती है, तो उस केस में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जाएगी। कोर्ट के यहां पर अगर उनका इशू पेंडिंग होगा तो उस केस में वो बोर्ड के पास एप्लीकेशन ला भी नहीं पाएंगी, अगर लाएंगी भी तो वो एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ऑलवेज रिजेक्शन के जो केसेस आपको दिए गए उनमें दूसरा केस रिकॉल कीजिए कि जहां एप्लीकेशन में रेज किया गया क्वेश्चन अगर किसी प्रॉपर्टी की FMB के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, तो ये बोर्ड हमने आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के लिए थोड़ी ना बनाया हुआ है। हां, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी। या एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन रेज किया गया है वो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो इनकम टैक्स अवॉइडेंस मतलब रेवेन्यू की लीकेज के लिए डिजाइन किया गया है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। हालांकि नोटिफाइड रेजिडेंट वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बेचारी पेंडिंग इशू मतलब डिस्प्यूटेड इशू लाएंगी, तो उनके केस में ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं की जाएगी। कोई भी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट की नहीं है तो पहले एक अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड एप्लीकेंट को दी जाएगी। एप्लीकेशन जो रिजेक्शन के रीजंस है वो रिजेक्शन ऑर्डर में दिए जाएंगे। रिजेक्शन ऑर्डर की कॉपी एप्लीकेंट एंड कमिश्नर को भेज दी जाएगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन को अलाउ मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए, अगर एप्लीकेशन को अलाउ मतलब एक्सेप्ट अगर कर लिया जाए, तो फिर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेंगे, वो जो भी उन्होंने मटेरियल खुद ऑब्टेन किया या एप्लीकेंट ने उनके पास में फर्निश किया, सबको ध्यान में रखकर वो एप्लीकेशन में रेज किए गए क्वेश्चन पर जो अपनी रूलिंग है वो प्रोनाउंस कर देंगे। हां, अगर एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट रिसीव हो तो फिर बोर्ड अपनी रूलिंग प्रोनाउंस करने से पहले एसएससी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी प्रोवाइड कर देंगे। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को चाहे एप्लीकेशन बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को अपनी जो रूलिंग प्रोनाउंस करनी है उसके लिए 6 मंथ्स का उनको टाइम दिया गया है कि एप्लीकेशन के रिसीव होने की डेट से 6 मंथ्स के अंदर आपकी ड्यूटी होगी कि आप अपनी रूलिंग प्रोनाउंस करें और रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट के ऑर्डर की जो कॉपी है वो बोर्ड के द्वारा जितना जल्दी पॉसिबल होगा एप्लीकेंट एंड कमिश्नर को भेज दी जाएगी। इनफैक्ट एडवांस रूलिंग के प्रोनाउंसमेंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो फेसलेस स्कीम नोटिफाई करना चाहे तो कर सकती हैं। एक्चुअली ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंपार्ट हो सके, बोर्ड का एप्लीकेंट के साथ में जो ह्यूमन इंटरफेस है वो जितना भी टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है वो एलिमिनेट हो पाए, गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, डायनामिक ज्यूरिडिक्शन के साथ में काम हो पाए कि अगर कोई दिल्ली बेस्ड पर्सन है तो उसके लिए बॉम्बे बेस्ड बोर्ड भी जो उनकी एप्लीकेशन है उसको इंटरडिन करके रूलिंग प्रोनाउंस कर पाए, ऐसा डायनामिक ज्यूरिडिक्शन के साथ में चीजें पिक्चर में आ पाए। इसके लिए फेसलेस स्कीम नोटिफाई करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस रिलेशन में मिल गई है। देन माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में अगर रेजिडेंट एप्लीकेंट ने अगर एप्लीकेशन फाइल कर दी है, अगर किसी रेजिडेंट एप्लीकेंट के द्वारा अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में अगर कोई एप्लीकेशन अगर फर्निश कर दी गई है, तो एप्लीकेशन में जो रेज किया गया इशू है उस इशू पर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी या एपेलेट ट्रिब्यूनल
अपना डिसीजन देने के लिए प्रोसीड नहीं करेंगी। इसका मतलब उन्हें वेट करना होगा। एक्चुअली इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटीएटी की ड्यूटी होगी कि वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आ जाए, उनके द्वारा रूलिंग प्रोनाउंस कर दी जाए, तब तक उन्हें वेट करना होगा, उसके बाद ही वो अपना ऑर्डर पास कर पाएंगी। एंड बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की रूलिंग, मतलब पहले एडवांस रूलिंग बाइंडिंग जो हुआ करती थी, वो बाइंडिंग इफेक्ट वाला सेक्शन याद कीजिए खत्म हो गया है। एक्चुअली अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है, चाहे आप एप्लीकेंट की एप्लीकेशन के रिजेक्शन का उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया या उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की उसके बाद में रूलिंग प्रोनाउंस की, तो रूलिंग वाला ऑर्डर पास किया गया। एक्चुअली बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया गया होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एप्लीकेंट या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर अगर डायरेक्ट करें तो फिर डिपार्टमेंट की तरफ से असेसिंग ऑफिसर हाईकोर्ट में अपील फाइल कर सकेगा विद इन 60 डेज। मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का ऑर्डर जिस डेट पर एप्लीकेंट या डिपार्टमेंट एज द केस में भी जो भी इनफैक्ट बोर्ड के पास, जो भी हाईकोर्ट के पास अपील लेकर जाना चाहते हैं, वो ऑर्डर के रिसीव होने की डेट से हाईकोर्ट के पास में 60 डेज में जो अपील है वो फाइल कर सकेंगे। लेकिन 60 डेज के बाद में हाईकोर्ट चाहे तो बिलेटेड अपील भी एडमिट कर सकते हैं, लेकिन 60 डेज के बाद में 30 डेज तक ही एटमैक्स हाईकोर्ट के पास टाइम होगा बिलेटेड अपील को एडमिट करने के लिए। मतलब 30 डेज का ही जो एक्सटेंशन है वो हाई कोर्ट एट मैक्स दे सकते हैं। तो ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज फाइनेंस एक्ट 2021 से हुआ था। पहले बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो रूलिंग प्रोनाउंस कर देते थे वो रूलिंग बाइंडिंग इफेक्ट रखती थी, उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन अब हाई कोर्ट में जो अपील की फाइलिंग है वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट में पॉसिबल बना दी गई है। अब ये पार्ट तो सिंपल है कि हाई कोर्ट में अपील अगर डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल होनी है तो इस रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम नोटिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, टीम बेस्ड मैकेनिज्म विद डायनेमिक जुरिडिक्शन, जो अपील की फाइलिंग है वो पिक्चर में आ पाए। इसके लिए सीजी को फेसलेस स्कीम नोटिफाई करने की पावर दे दी गई है। और इस स्कीम को इफेक्ट देने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन इशू करना चाहे कि एक्ट का ये प्रोविजन नहीं लगेगा या हमारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली लगेगा, तो वो ऐसी डायरेक्शन भी इशू कर सकेंगी। देन फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग बोर्ड के द्वारा जो प्रोनाउंस की जाती है, प्रोनाउंसमेंट के बाद में अगर उन्हें कमिश्नर की रिप्रेजेंटेशन पर या अदरवाइज लाइक सुओ मोटो ये पता लगता है कि जो रूलिंग हमसे ली गई है वो रूलिंग तो एप्लीकेंट ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस पर हमसे ऑब्टेन कर ली है, तो फिर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग एक ऑर्डर पास करके अपनी उस रूलिंग को वाइड एबल इशू डिक्लेयर कर सकेंगे। means it shall be deemed that no such ruling has never been pronounced। फिर क्या होगा, और एक्ट के जो भी ऑल अदर प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेंट पर ये मानते हुए अप्लाई होंगे कि ये रूलिंग कभी आई नहीं थी, लेकिन एसएससी बेनिफिशियल रूलिंग का बेनिफिट उठा चुका होगा, तो वो बेनिफिट विड्रॉ करने के लिए उनका केस रीओपन करना एओ चाहेगा, तो उसमें टाइम लिमिट के प्रोविजंस बैरियर क्रिएट ना करें, इसके लिए लॉ मेकर्स ने एक बेनिफिट यहां पर दे दिया क्या कि वो पीरियड जो स्टार्ट होगा उस डेट से जिस डेट पर रूलिंग प्रोनाउंस हुई होगी और वो पीरियड खत्म होगा उस डेट पर जब ये रूलिंग के वॉइड डिक्लेयर किए जाने का जो ऑर्डर है वो अब बना है। ये जितना भी पीरियड होगा वो नॉर्मल टाइम लिमिट से एक्सक्लूड करने के बाद में, मतलब नॉर्मल टाइम लिमिट में ऐड करने के बाद में जो पीरियड है वो निकाला जाएगा। अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अपने ड्यूटीज का वेल मैनर में अपनी ड्यूटीज को वेल मैनर में परफॉर्म कर पाए, इसके लिए कुछ पावर्स भी उनको मिल जाए। तो क्या पावर्स है उनके पास में? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में वही सब सेम पावर्स है जो अपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स चैप्टर में सेक्शन 131 में देख रखी है। याद उठाओ, सेक्शन 131 वो समन इशू करने की पावर वाला। हाँ, सेक्शन 131 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास क्या पावर होती है? कोई डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, मतलब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करना, किसी पर्सन की अटेंडेंस अपने यहां एनफोर्स करना, उसका ओथ पर एग्जामिनेशन करना, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रोडक्शन उसके लिए कंपेल, मतलब उसका प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर करना, और इसके अलावा कमीशन इशू करना। तो जो सेक्शन 131 में आपने पावर्स देख रखी है इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड देयर पावर्स चैप्टर में, माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी पावर्स लॉ मेकर्स ने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए भी यहां पर पॉसिबल बना दी है। तो सेक्शन
245 एन से सेक्शन 245 यू तक जो माय डियर फ्रेंड्स एडवांस रूलिंग चैप्टर में जो आपने ऑल सेक्शंस ये देख रखे हैं वो हमने यहां रिफ्रेश किया, लेकिन एक रूलिंग मुझे आपको अभी और रिफ्रेश करानी है हेयोसंग कॉर्पोरेशन की दिल्ली हाई कोर्ट वाली। एक्चुअली हां, ये तो आपको पता ही है, सेक्शन 245 आर में आपने देख ही रखा है कि अगर एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू एप्लीकेशन की डेट पर अगर एप्लीकेंट के केस में कहीं पेंडिंग अगर हमें नजर आया, चाहे वो इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटीटी, हाई कोर्ट के यहां, सुप्रीम कोर्ट के यहां, तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। हां, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी वाला एक्सेप्शन था। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एक फॉरेन कंपनी वाले केस की। तो एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू अगर एप्लीकेशन की डेट पर एप्लीकेंट के केस में अगर कहीं पेंडिंग होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सके इसके लिए क्या जरूरी है कि एप्लीकेशन में रेज किया गया इशू एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन की डेट पर बस एप्लीकेंट के केस में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अब इस केस में क्या हुआ, अससी फॉरेन कंपनी जो ग्लोबली जो अपने इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई करती थी, तो उन्होंने इंडिया में भी अपने सर्टेन कस्टमर्स को जो इक्विपमेंट है वो सप्लाई किए, अपनी आईटीआर फर्निश की। एओ ने उनकी रिटर्न को स्क्रूटनी में सिलेक्ट कर लिया, एक जनरल सेंस में जो नोटिस है वो उन्होंने इशू कर दिया, स्टैंडर्ड प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में उन्होंने नोटिस स्क्रूटनी का इशू कर दिया कि हम आपकी इस रिटर्न को स्क्रूटनी में सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब अससी फॉरेन कंपनी को ये फील हुआ कि जो हमारा ये ट्रांजैक्शन इसके रिस्पेक्ट में असेसिंग ऑफिसर कोई नेगेटिव ट्रीटमेंट हमें दे सकता है, तो असेसिंग ऑफिसर इस इशू पर आता उससे पहले ही अससी कंपनी ने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में जो अपनी एप्लीकेशन है वो फर्निश कर दी। हां, उन्होंने अपने इसे इंडियन कस्टमर्स को इक्विपमेंट के सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में टैक्स ट्रीटमेंट के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब जैसा सोच रही थी फॉरेन कंपनी वैसा ही हुआ। एओ ने आगे एक 142(1) में नोटिस इशू करके उन इंडियन कस्टमर्स को इक्विपमेंट सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मांगने के लिए जो नोटिस है वो अससी फॉरेन कंपनी को दे दिया। मतलब असेसिंग ऑफिसर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अब वो उस मैटर पर आ गया, लेकिन अससी फॉरेन कंपनी ने उससे पहले ही बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास में एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब इशू ये अराइज होता है, क्या ये जो एप्लीकेशन है ये वैलिड कहलाएगी? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ये सोचता है कि आपको स्क्रूटनी का नोटिस पहले मिल गया था, इसलिए आप हमारे पास में अब एप्लीकेशन नहीं ला सकते, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए इशू एप्लीकेशन की डेट पर पेंडिंग नहीं होना चाहिए था और आपको तो स्क्रूटनी का नोटिस मिल गया है। हां, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हेयोसंग कॉर्पोरेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हैं। उन्होंने यह क्लियर किया कि केवल जनरल सेंस में प्रिप्रिंटेड स्टैंडर्ड प्रिप्रिंटेड फॉर्मेट में स्क्रूटनी का नोटिस आ जाना असेसी के सारे इश्यूज को बाय डिफॉल्ट पेंडिंग नहीं बना देगा। जब असेसिंग ऑफिसर उस इशू के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, नोटिस देगा, असेसी से इंफॉर्मेशन मांगेगा, जब असेसिंग ऑफिसर उस इशू पर आएगा तब वो इशू पेंडिंग कहलाएगा, तब वो इशू पेंडिंग कहलाएगा। तो ये जो इशू है वो इशू जब एओ इस इशू पर आया, नोटिस देकर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह मांगी, ये यहां पेंडिंग हुआ कहलाएगा। अससी ने उससे पहले ही आपके पास में एप्लीकेशन दी है, इसलिए इस डेट पर वो इशू पेंडिंग नहीं कहलाएगा और ये जो एप्लीकेशन है वो वैलिड यहां ट्रीट की जाएगी। ओके, आप देखेंगे फ्रेंड्स, यही आपको यहां इस रूलिंग में देखने को मिलेगा। ओके, तो एडवांस रूलिंग चैप्टर से रिलेटेड जो भी थिंग्स थी वो हमने यहां पर भी रिफ्रेश की और मैं ले आया हूं अब आपको अगले टॉपिक, दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में। डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर को माय डियर फ्रेंड्स अब हम आगे रिफ्रेश करने जा रहे हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में याद कीजिए, सबसे पहले डबल टैक्सेशन का यहां मीनिंग किससे लिया जाता है? अससी मतलब अससी की सेम इनकम को अससी के लिए इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया जब टैक्स किया जाए तो वो डबल टैक्सेशन, जो जुरिडिक्शनल डबल टैक्सेशन कहलाता है। याद आ रहा है आपको वो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, टैक्स ट्रीटीज वगैरह, मॉडल टैक्स कन्वेंशंस वगैरह, वहां पर इस तरह के जो डिफरेंट टाइप के डबल टैक्सेशन की बात होती है। हां, तो एक्चुअली यहां इन डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर में हम जिस डबल टैक्सेशन यहां बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये इस डबल टैक्सेशन का मीनिंग याद कीजिए। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जहां सेम इनकम को सेम अससी के हैंड्स में इन इंडिया एज वेल एज इन फॉरेन कंट्री और फॉरेन टेरिटरी जब टैक्स किया जाता है तो उस डबल टैक्सेशन को लेकर सर्टेन रिलीफ्स हैं जो लॉ मेकर्स ने इस चैप्टर में प्रोवाइड कर रखी है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 90, आइए माय डियर फ्रेंड्स रिफ्रेश करा देता हूं। देखिए ये सेक्शन 90
गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किसके लिए, कि वो आउटसाइड इंडिया किसी कंट्री, मतलब किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी, आउटसाइड इंडिया स्पेसिफाइड किसी टेरिटरी, मतलब स्पेसिफाइड फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ में एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। एक्चुअली यहां ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर किया जाता है किस पर्पसेस के लिए किया जाता है, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड डीटीएए। तो फ्रेंड्स, जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री, फॉरेन टेरिटरी की गवर्नमेंट के साथ में अपने म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को प्रमोट करने के लिए कोई इनकम जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में भी टैक्स के लिए चार्जेबल है, एंड जो फॉरेन कंट्री, फॉरेन टेरिटरी के भी इनकम टैक्स लॉ में टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही हो, तो ऐसी डबली टैक्स्ड इनकम के रिस्पेक्ट में रिलीफ ग्रांट करने के लिए, इसी तरह से डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम के अवॉइडेंस के लिए, लेकिन डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए ये डीटीएए किया जरूर जाएगा, लेकिन लॉ मेकर्स ने क्या क्लियर कर दिया है कि क्या क्लियर कर दिया लॉ मेकर्स ने कि टैक्स एवेजन या टैक्स अवॉइडेंस इंक्लूडिंग ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट्स के थ्रू नॉन टैक्सेशन या रिड्यूस्ड टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए बिना, अगर आप टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस इंक्लूडिंग ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट के थ्रू अगर नॉन टैक्सेशन या रिड्यूस्ड टैक्सेशन करना चाहेंगे, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए बिना ही ऐसे केस में आपको डीटीएए का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। तो सिंपली डीटीएए हां डबल टैक्सेशन ऑफ इनकम के अवॉइडेंस के लिए किया जाता है, लेकिन लॉ मेकर्स ने ये क्लियर कर दिया है कि जहां पर भी आप टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस के थ्रू अगर नॉन टैक्सेशन या रिड्यूस्ड टैक्सेशन करना चाहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लीकेज को अंजाम देना चाहेंगे, तो वहां पर आपको ये जो बेनिफिट है ट्रीटी का वो नहीं मिल पाएगा। ये जो ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट है, याद कीजिए फ्रेंड्स, हमने केस स्टडी पूरी बनाकर क्लास में डिस्कस की भी थी कि ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट होता है, कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी कंट्री के साथ में जो डीटीएए किया वहां पर कोई बेनिफिशियल प्रोविजन रहा, अब कोई थर्ड कंट्री की एंटिटी जिसकी गवर्नमेंट के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा बेनिफिशियल डीटीएए नहीं है, जिस कंट्री के साथ है वो अदर कंट्री की कंपनी उस बेनिफिशियल डीटीएए वाली कंट्री में अपनी कंपनी फॉर्म करके वहां से अपने ट्रांजैक्शन को रूट करती है, लाइक मॉरिशस रूट वगैरह ले लिया है ना। हां, तो इस तरह के केस में ये कहा जाता है कि भाई जो एक अनदर कंट्री के साथ में जो ट्रीटी हो रखी है, उस ट्रीटी से जो टैक्स बेनिफिट है वो शॉप किया जा रहा है, उठाया जा रहा है किसी थर्ड स्टेट की एंटिटी के द्वारा, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहां पर ये लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने हरीडली आपको चीज रिफ्रेश कराई, आपको याद आ गया होगा। एक्चुअली ये जो डीटीएए है, बस आप डीटीएए के जो पर्पस है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, व्हाट इज द अंडरलाइंग आइडिया बिहाइंड डीटीएए, तो वहां पर आपको इस तरह की जो थिंग्स थी वो प्रोवाइड करनी थी कि डीटीएए के क्या पर्पसेस होते हैं, क्या इसके पीछे आइडिया रहता है। तो कोई भी इनकम जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स के लिए चार्जेबल है या फॉरेन टैक्स लॉ में टैक्स के लिए चार्जेबल है, तो ऐसी इनकम के रिस्पेक्ट में रिलीफ ग्रांट करने के लिए कैसे रिलीफ ग्रांट की जाती है, याद उठाइए एग्जेम्पशन मेथड से, कि हां दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में एग्री करती है कि कोई पर्टिकुलर इनकम एक ही कंट्री में टैक्स होगी, अनदर कंट्री में उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो हो गया डबल टैक्सेशन खत्म। इसी तरह से टैक्स क्रेडिट मेथड, मतलब इनकम को टैक्स तो बोथ कंट्रीज में किया जाएगा, लेकिन अससी बाहर जो टैक्स पे करके आएगा, कंट्री ऑफ रेसिडेंस अपने यहां पर उस अपने अससी के द्वारा बाहर पे किए गए टैक्स का जो क्रेडिट है वो अलाउ कर देंगी, उस हद तक वो अपने टैक्स अससी से नहीं लेंगी, तो उस हद तक डबल टैक्सेशन खत्म हो गया, राइट। इस तरह से रिलीफ ग्रांट करने के लिए या डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, इसी तरह से इनकम टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस को रोकने के लिए, इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करने के लिए, टैक्स रिकवरी में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए डीटीएए में एंटर किया जाता है। एक्चुअली डीटीएए का इफेक्ट रिकॉल कीजिए कि जहां पर भी प्रोविजनल टैक्स ट्रीटमेंट, यस माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में जो एप्लीकेबल प्रोविजन से नॉर्मली जो टैक्स ट्रीटमेंट बन रहा है एंड जो ट्रीटी का ट्रीटमेंट हमें नजर आ रहा है, उनमें अगर डिफरेंस होगा तो जो भी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगा, प्रोविजनल ट्रीटमेंट या ट्रीटी का ट्रीटमेंट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द अससी शैल प्रिवेल, वो वहां पर पिक्चर में आएगा।
याद कीजिए फ्रेंड्स, कई सारे केसेस हमने बनाकर इस पर डिस्कस किए भी थे कि जो भी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट होगा वो वहां प्रिवेल करेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हमने वहां डिस्कस भी किया था। मैं रिकॉल कराता हूं आपको, ये जो मोर बेनिफिशियल वाला जो पॉइंट था, इसका एक एक्सेप्शन भी हमने वहां डिस्कस किया था कि जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ में जो DDAA है, उसमें ये उन्होंने तय किया है कि कंट्री पी बेस्ड कोई कंपनी अगर इंडिया में अपनी ब्रांच अगर ओपन करती है, ब्रांच लेवल पर जो बिजनेस वो इंडिया में चलाती हैं, इंडिया में जो इनकम कमाती हैं, उस इनकम पर जो टैक्स है, अगर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में सेम बिजनेस एक्टिविटी कोई इंडियन कंसर्न लाइक इंडियन कंपनी चलाती, तो जो इनकम पर टैक्स लगता, आप इंडियन कंपनी से टैक्स 30% लेते, हां, तो आप उससे लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट उस फॉरेन कंपनी को नहीं देंगे। मतलब अगर आप इंडियन कंपनी से 30% टैक्स लेते, तो फिर आप उस फॉरेन कंपनी से भी जो टैक्स है वो 30% ही लेंगे। एक्चुअली भली फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट वैसे तो 35% है, हां, लेकिन अगर ट्रीटी में ये लिखा गया कि अगर इंडियन कंसर्न लाइक इंडियन कंपनी वो बिजनेस एक्टिविटी चलाती, तो उनको जितना फेवर करते कि उनसे केवल 30% टैक्स लेते, तो उससे कम फेवरेबल ट्रीटमेंट इस केस में इस फॉरेन कंसर्न इस फॉरेन कंपनी को नहीं दिया जाएगा, मतलब इनसे भी टैक्स 30% लिया जाएगा। हां, अगर DDAA में इस तरह की बात कही जाए और विच एवर इज मोर बेनिफिशियल का पॉइंट लगाया जाए, तो इसका मतलब तो यही आएगा कि ये जो फॉरेन कंपनी है वो इंडियन ब्रांच लेवल पर कमाई गई अपनी इनकम पर इंडिया में 30% से टैक्स देने के लिए लायबल बननी चाहिए, लेकिन नहीं, ये इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। यहां पर विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द सस्सी वाला रूल नहीं लग पाएगा। यस फ्रेंड्स, यहां पर तो हम फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस 35% से जो टैक्स है वो लेंगे। यस फ्रेंड्स, तो यहां देखिए ये जो एक एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द सस्ती वाला रूल लगता है ना, इसका एक एक्सेप्शन यही आप देख पा रहे हैं कि जहां DDAA में यह प्रोवाइड किया जाए कि किसी फॉरेन कंसर्न की इन इंडिया जो इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, लाइक वो फॉरेन कंपनी इंडिया में जो इनकम कमा रही थी उस पर जो टैक्स लगाने की बात आ रही है, वो अगर इंडियन कंसर्न सेम एक्टिविटी सेम सर्कमस्टेंसेस में कैरी ऑन करती, तो उन पर जो टैक्स लगाया जाता उससे लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट, उसके कंपैरिजन में लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट फॉरेन कंपनी का फॉरेन कंसर्न को नहीं दिया जाएगा। मतलब फॉरेन कंपनी की तो अगर इस तरह का अगर DDAA में अगर आपने क्लॉज रख लिया, कोई फायदा नहीं है। इस तरह के केस में फॉरेन कंपनी की लाइक इंडिया में ब्रांच थी, उस पर जो टैक्सन करने की बात आएगी, फॉरेन कंपनी के रेट से ही वो टैक्स किया जाएगा, वहां पर लगाएंगे टैक्स हम 35% से, और ये मानेंगे कि इंडियन कंपनी के कंपैरिजन में हम लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं, हम इंडियन कंपनी के तरह ही आपको फेवर यहां अलाउ कर रहे हैं। मतलब हम इंडियन कंसर्न लाइक इंडियन कंपनी से टैक्स ले रहे हैं 30% और आपसे टैक्स ले रहे हैं 35%, फिर भी यह कहा जाएगा कि लेस फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको भी इंडियन कंसर्न की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। मतलब नॉर्मल टैक्स रेट में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लॉ मेकर्स ने इस एक्सेप्शन से जो मैसेज है वो हमें यहां पास ऑन कर रखा है। देन फ्रेंड्स रिकॉल कीजिए, अगर सपोज मिस्टर जॉन कहते हैं कि मुझ पर इंडो यूके DDAA अप्लाई होता है, हां, तो फिर मतलब मिस्टर जॉन यूके बेस्ड पर्सन होंगे ना, तो अब उन्हें उस इंडो यूके DDAA में जो रिलीफ है उस रिलीफ को तब तक उनको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो यूके गवर्नमेंट से एक इस बात का सर्टिफिकेट कि हां वो वास्तव में यूके के रेसिडेंट हैं, इसे कहते हैं हम क्या, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट TRC। जब तक वो यूके गवर्नमेंट से मतलब वो जिस फॉरेन कंट्री की रेसिडेंट है उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से एक टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके डिपार्टमेंट को जब तक फर्निश नहीं कर देते तब तक उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग DDAA का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो अगर मिस्टर जॉन कहते हैं कि हां मुझ पर इंडो यूके DDAA अप्लाई होता है, तो मतलब आप यूके के रेजिडेंट हैं, तो आप यूके गवर्नमेंट से TRC ऑब्टेन करके इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को जब फर्निश कर देंगे, जब ये क्लियर हो जाएगा कि हां वास्तव में यूके बेस्ड पर्सन है, तभी आपको इंडो यूके DDAA की रिलीफ का बेनिफिट मिल पाएगा। इनफैक्ट इस SSC के लिए ये भी रिक्वायर्ड है कि वो प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स भी फर्निश करें। वो किस तरह के प्रेस्क्रिप्शन से एडिशनली हमने डिस्कस किए भी थे। एक्चुअली सपोज एसएससी ने यूके टैक्स गवर्नमेंट से यूके गवर्नमेंट से जो TRC है वो ऑब्टेन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश कर दिया, तो अब
वो सर्टिफिकेट उस फॉरेन स्टेटस लाइक यूके के रेजिडेंट होने का जो एविडेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मतलब इंडियन टैक्स अथॉरिटी अब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, क्वेश्चन रेज नहीं करेंगी कि भाई इस सर्टिफिकेट में ये कॉलम होना चाहिए था, ये डिटेल ऐसे लिखी होनी चाहिए थी, नहीं, उसको एज एन एविडेंस इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करके चलेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक रेलिवेंट रूलिंग आइए अब मैं आपको रिफ्रेश करा दूं एयर इंडिया लिमिटेड की। क्या देखने को मिला था? एयर इंडिया लिमिटेड ने फॉरेन कंपनी से माय डियर फ्रेंड्स जो इंजन लीज पर लिए थे उनके लिए जो लीज रेंट उन्होंने पे किया था, उस लीज रेंट पर उन्होंने डीटीडब्ल्यूए में जो प्रोवाइडेड रेट था 10% का, उस 10% की रेट से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया था। फॉरेन कंपनी जिसके पास में परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं था, हां, लेकिन इंडियन कंपनी ने सिंस डीटीडब्ल्यूए में जो रेट गिवन था उस रेट से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया था। तो डिपार्टमेंट से बर्दाश्त नहीं हुआ। डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि अरे अगर पेई ने आपके पास में पेन डिटेल्स फर्निश नहीं की है तो सेक्शन 206AA बोलता है कि नो अदरवाइज एप्लीकेबल रेट और 20% विच एवर इज हायर से आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा, आप असेसिन डिफॉल्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट तक जब इशू गया, एक्चुअली कोर्ट ने क्या यहां पर थीम अडॉप्ट की कि जब डीटीडब्ल्यूए में कह दिया गया है कि टैक्स कि ये जो अमाउंट है लीज रेंट का ये 10% से टैक्स किया जाएगा, मींस 10% ही इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल पाएगा, तो ऐसे केस में फिर इनकम टैक्स एक्ट के जो भी अदर प्रोविजंस हैं, इवन चार्जिंग सेक्शन 4 तक भी अगर हम बात करें तो जो इनकम टैक्स के ऑल अदर प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का ट्रीटमेंट और ट्रीटी का ट्रीटमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी शैल प्रिवेल। अगर ट्रीटी का ट्रीटमेंट अगर यहां पर मोर बेनिफिशियल है, 10% की जो रेट की बात करता है तो वही प्रिवेल करेगा, यहां सेक्शन 206AA बीच में नहीं आ जाएगा। अगर लीज रेंट अगर कहता है, अगर इंडिया का उस फॉरेन कंट्री गवर्नमेंट के साथ में हुआ डीटीडब्ल्यूए अगर ये कहता है कि ये लीज रेंट इस नहीं टैक्स किया जाएगा तो फिर नहीं किया जाएगा, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, पे के पास में पेन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि इस केस में माय डियर फ्रेंड्स जो डीटीडब्ल्यूए था उस डीटीडब्ल्यूए में 10% का जो रेट था वो सिंस एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसी से जब टीडीएस काट के पेयर ने गवर्नमेंट को जमा करा दिया था तो डिपार्टमेंट के इस पॉइंट पर के सेक्शन 206AA सिंस पे ने अपनी पेन डिटेल्स नहीं फर्निश किया तो 20% की रेट से पेयर को टीडीएस काटना चाहिए था। हाईकोर्ट ने बस क्या यहां पर कंफर्म किया, जो ट्रिब्यूनल की फाइंडिंग थी हाईकोर्ट ने वो यहां कंफर्म की कि जो डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजंस अगर एसएससी के लिए वो मोर बेनिफिशियल अपीयर हो रहे हैं तो वही प्रिवेल करेंगे। इवन जो चार्जिंग सेक्शन होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के प्रोविजंस वगैरह होते हैं वो तक भी डीटीडब्ल्यूए के सामने बीच में नहीं आएंगे। एक्चुअली अगर पेयर ने डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजंस के हिसाब से अगर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा दिया है तो उनके पार्ट पर कोई भी वायलेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनके पार्ट पर लीगल कंप्लायंस प्रॉपर ट्रीट की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कंफर्म किया। राइट ना फ्रेंड्स? तो एक लाइन में अगर हम कहें तो क्या कहना बनता है, जब सेक्शन 90 कहता है कि नॉर्मल प्रोविजनल ट्रीटमेंट और ट्रीटी का ट्रीटमेंट विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी शैल प्रिवेल, तो अगर 206AA के हिसाब से 20% टीडीएस होना चाहिए था, डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से 10%, तो फिर 10% ज्यादा बेनिफिशियल है ना, तो वही प्रिवेल करेगा। बात खत्म, ये क्रक्स है डिस्कशन का। ओके, आइए जरा अब जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की सिग्निफिकेंस है मैं वो आपको रिफ्रेश करा देता हूं। देखिए हम मॉडल टैक्स कन्वेंशन चैप्टर में डिस्कस करते हैं ना कि किसी भी फॉरेन कंसर्न का सोर्स कंट्री में बिजनेस प्रॉफिट टैक्स हो पाए, इसके लिए उसका सोर्स कंट्री में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट दैट इज लाइक ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। देखिए इन इंडिया इनकम के टैक्सेशन के लिए किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट उस फॉरेन कंट्री का रेजिडेंट है जिसके साथ इंडिया का डीटीडब्ल्यूए है और डीटीडब्ल्यूए कहता है कि इंडिया में नॉन रेजिडेंट इनकम बिजनेस इनकम तब टैक्स के लिए चार्ज की जाएगी जब परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उसका इंडिया में नजर आएगा। इसका मतलब क्या निकला कि मिस्टर जॉन जिस फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट थे उनके साथ इंडिया का जो डीटीडब्ल्यूए हो रखा है, उस कंट्री के साथ इंडिया का जो डीटीडब्ल्यूए हो रखा है, हां मान लेते हो रखा है। अब अगर मिस्टर जॉन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है लेकिन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है
तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? भली सेक्शन 9 के हिसाब से बिजनेस कनेक्शन वाली बात हो, लेकिन ट्रीटी कहती है कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में इनकम, बिजनेस इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल नहीं बन पाएगी। ये व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू द ससी वाली बात का इफेक्ट हो गया। हाँ, बिजनेस कनेक्शन के साथ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी अगर होगा तब उस केस में उस एनआर की इंडिया में इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बन पाएगी, बिजनेस इनकम को हम तब टैक्सेबल कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज मिस्टर जॉन जिस कंट्री के रेसिडेंट हैं, उस फॉरेन कंट्री के साथ इंडिया का अगर डीडीडब्ल्यू है ही नहीं, तो जब डीडीडब्ल्यू है ही नहीं तो फिर डीडीडब्ल्यू वाले इस पॉइंट का कोई यूज हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। उस केस में तो बस उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो, दैट्स इनफ। पी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में उस एनआर की बिजनेस कनेक्शन के बेस पर ही बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्स की जा सकेगी। तो मतलब क्या परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की सिग्निफिकेंस कब हमें देखने को मिलती है? जब डीडीडब्ल्यू जिस कंट्री के साथ इंडिया का हो, उस कंट्री का पर्सन अगर इंडिया में बिजनेस इनकम कमाए तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है कि उस एनआर का इंडिया में होगा, तभी वो इंडिया में बिजनेस इनकम पर टैक्स हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ये है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट की सिग्निफिकेंस। और टाई ब्रेकर रूल्स भी मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं। देखिए, कोई पर्सन जिसका हमें डुअल रेसिडेंस अगर नजर आ रहा है, वो इंडिया का भी रेजिडेंट है, वो फॉरेन कंट्री का भी रेजिडेंट है, तो मतलब मैच टाई हो गया। उसको हम कहां का फाइनली टैक्सेशन पर्पस के लिए रेजिडेंट ट्रीट करें, कहां उसको क्रेडिट वगैरह दें, तो इसके लिए हम उसका परमानेंट होम देखेंगे। जिस कंट्री में उसका परमानेंट होम अवेलेबल होगा वो उस कंट्री का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सपोज बोथ कंट्रीज में परमानेंट होम अवेलेबल है या कहीं भी परमानेंट होम नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट देखेंगे, मतलब उसके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशंस कहां से क्लोजर हैं। ओके, सपोज वहां पर भी मैच टाई हो गया तो फिर हम उसका हैबिचुअल अवॉर्ड देखेंगे कि वो किस कंट्री में उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। अगर सपोज उससे भी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो नेशनलिटी को बेस बनाया जाएगा कि कहां के वो नेशनल है। फिर भी अगर नहीं डिसाइड हो पा रहा है तो इंडिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और उस फॉरेन कंट्री की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड करेंगी कि उन्हें कहां का रेसिडेंट ट्रीट किया जाए। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको डिटरमाइन कर लिया जाएगा। हालांकि ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन चैप्टर में आपको आर्टिकल 4 में अच्छे से और चीजें देखने को मिलती है। ये शॉर्ट में मैंने यहां आपके साथ जो डिस्कस की थी वो आपको क्विकली रिफ्रेश भी करा दिया। अब जहां डीडीडब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता वहां पर यूनिलैटरल रिलीफ, वन साइडेड रिलीफ, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अपनी तरफ से रिलीफ कमिट की गई है सेक्शन 91 में, आइए उसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए, सेक्शन 91 की रिलीफ एसएससी को मिले, इसके लिए एसएससी इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, उन्होंने बाहर इनकम अर्न की, उन्होंने बाहर टैक्स पे किया हो बाय वे ऑफ टीडीएस या अदरवाइज, तो उन्हें रिलीफ मिलेगी कितनी? रिकॉल करें, एक्चुअली उन्होंने इंडिया में टोटल इनकम पर उनका टोटल टैक्स बन रहा है इतना, तो उनका डबली टैक्स्ड इनकम, मतलब वो इनकम जिस पर उन्होंने बाहर भी टैक्स पे किया है, जिस पर वो इंडिया में भी टैक्स देने के लिए लायबल बन रहे हैं, तो इंडिया में टोटल इनकम पर उनका टोटल टैक्स बन रहा है इतना, तो डबल टैक्स्ड इनकम पर टैक्स उनका इंडिया में बन रहा है कितना? हाँ, वो इंडियन टैक्स आप आइडेंटिफाई कीजिए। सिमिलरली उन्होंने बाहर टोटल इनकम पर, मतलब फॉरेन कंट्री में असेस्ड टोटल फॉरेन इनकम पर टोटल फॉरेन टैक्स भरा है इतना, तो डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल उनका फॉरेन टैक्स बन रहा है कितना? ओके, तो जो भी डबल टैक्स्ड इनकम से एट्रीब्यूटेबल उनका इंडियन टैक्स एंड फॉरेन टैक्स आएगा, जो भी उनका डबल टैक्स इनकम से एट्रीब्यूटेबल इंडियन टैक्स और फॉरेन टैक्स में से लोअर अमाउंट जो भी आएगा उसकी वो रिलीफ यहां पर ले पाएगा। एक्चुअली जब हम इंडियन टोटल इनकम को डिनोमिनेटर और टोटल इंडियन टैक्स को न्यूमरेटर बनाते हैं तो वास्तव में इससे क्या निकल कर आती है? इससे उनकी एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया नजर आती है हमें। इसी तरह से हम जब बाहर टोटल टैक्स इनकम को डिनोमिनेटर और बाहर टोटल पे किए गए टैक्स को न्यूमरेटर बनाते हैं तो इससे हमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री उनकी नजर आती है। तो बस हम उनकी डबल टैक्स्ड इनकम पर फॉरेन टैक्स रेट से, मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री से, और उस डबल टैक्स्ड इनकम पर उनके इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जो टैक्स निकल कर आएगा उनको लोअर चेक करके उस लोअर अमाउंट की जो रिलीफ है वो उनको दे देंगे। अब यहां पर बात हो रही है डबल टैक्स्ड इनकम की, तो डबल टैक्स्ड इनकम मतलब नेट इनकम। फॉरेन इनकम सपोज अस्सी ने रॉयल्टी इनकम अर्न की 5 लाख रुपीस की, और उस 5 लाख रुपीस की रॉयल्टी इनकम के रेस्पेक्ट में उनको 80 QQB में मान लेते 3 लाख की हम उन्हें इन इंडिया डिडक्शन दे रहे हैं, तो उनकी इनकम केवल 2 लाख तक डबल टैक्स में नजर आ रही है। ये 2 लाख उस 5 लाख का पार्ट है जिस पर उन्होंने बाहर टैक्स पे किया है, और 2 लाख से उनका इंडिया में भी टैक्स हो रहा है, टोटल इनकम का पार्ट बन रहा है। तो उनकी भली फॉरेन इनकम 5 लाख है, लेकिन डबल टैक्स इनकम अगर हमसे कोई पूछेगा तो वो कितनी कहलाएगी? केवल 2 लाख कहलाएगी।
जाएगी, उसी के रेस्पेक्ट में उनको जो रिलीफ है वो अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, पूरी केस स्टडीज को लेकर हमने डिस्कस की भी थी। एंड एक बड़ा हल्का फुल्का सा सेक्शन 90 ए भी रिकॉल कर लीजिए, जहां पर एक्चुअली इन इंडिया कोई एसोसिएशन जिसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा वो आउटसाइड इंडिया किसी स्पेसिफाइड टेरिटरी, मतलब सीजी के द्वारा नोटिफाइड किसी टेरिटरी में, किसी फॉरेन टेरिटरी में कोई एसोसिएशन जो स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, उसके साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट के लेवल पर डीटीडब्ल्यूए की प्रिपरेशन का जो टाइम लगता था वो बच सके, इसके लिए एसोसिएशन लेवल पर डीटीडब्ल्यूए हो सके, इसके लिए पी चिदम्बरम जी ये सेक्शन लेकर आए, कमेंट्री के साथ में हमने डिस्कस किया भी था, आपको याद होगा। एक्चुअली जैसे बोथ कंट्रीज की गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन रिलीफ ग्रांट करने के लिए, डबल टैक्सेशन के अवॉइडेंस के लिए, आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, टैक्स रिकवरी में हेल्प करने के लिए डीटीडब्ल्यूए में एंटर करती हैं। गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो ये एसोसिएशन है उनके लेवल पर सेम लाइन पर जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में एंटर कर दिया जाएगा। फिर बस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, नोटिफिकेशन इशू करके उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट कर देंगी कि हाँ जो उस स्पेसिफाइड फॉरेन टेरिटरी के जो पर्सन है उनको इन इंडिया इनकम के रिस्पेक्ट में जो डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो इस एग्रीमेंट के हिसाब से अलाउ की जाएगी। तो एसोसिएशन लेवल पर डीटीडब्ल्यूए का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सेक्शन 90 से रिफ्रेश कर लिया। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपोज किसी पर्सन ने बाहर टैक्स पे किया लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने बाहर अपील वगैरह फाइल कर रखी है, मतलब कोई फॉरेन टैक्स का जो पेमेंट है वो उन्होंने आउटसाइड इंडिया डिस्प्यूट मतलब ऑब्जेक्ट कर रखा है, तो फॉरेन टैक्स पेमेंट पर डिस्प्यूट की वजह से अभी मैं रूल 128 आपको रिफ्रेश कराऊंगा। रूल 128 कहता है कि अगर कोई फॉरेन टैक्स जिसको अगर आपने डिस्प्यूट अगर कर रखा है, ऑब्जेक्ट अगर कर रखा है, तो ऐसे फॉरेन टैक्स के रिस्पेक्ट में आपको कोई रिलीफ अवेलेबल नहीं होगी। आपको ऐसे फॉरेन टैक्स जिसको आपने डिस्प्यूट मतलब ऑब्जेक्ट कर रखा है उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई क्रेडिट, कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ अवेलेबल नहीं होगी। तो अगर फॉरेन टैक्स पेमेंट पर डिस्प्यूट की वजह से सपोज किसी एसएससी को मान लेते हैं कि कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिल पाया है और बाद में वो डिस्प्यूट सेटल हो गया, तो बस डिस्प्यूट के सेटलमेंट वाले मंथ के क्लोज होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर के यहां पर उस डिस्प्यूट के सेटलमेंट का एविडेंस एंड उन्होंने बाहर टैक्स पे किया है उस टैक्स पेमेंट का एविडेंस और एक अंडरटेकिंग कि इसका क्रेडिट मुझे अभी तक ना अलाउ किया गया है, ना मैं आगे किसी और ईयर में मांगूंगा, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उन्होंने उस ईयर का जिसमें पहले क्रेडिट असेसी को नहीं मिला था उस ईयर के लिए रिटर्न की प्रोसेसिंग की थी, इंटीमेशन भेजी थी या असेसमेंट तक कर दिया था, तो उस इंटीमेशन या असेसमेंट ऑर्डर को वो रेक्टिफाई करें। सेक्शन 154 याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक का, हां वो सेक्शन 154 में जो एक रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है वो पास करें और उसमें उस फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है वो उनको अलाउ करें। तो जहां क्रेडिट पहले नहीं मिल पाया था जिस टैक्स का, वो टैक्स बेकार ना चला जाए, उसका क्रेडिट असेसी को आगे मिल पाए, इसके लिए लॉ मेकर्स ने एओ को ऑब्लाइज किया। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने ये लीगल पोजीशन यहां डिस्कस की भी थी और यही बात रूल 128 में भी माय डियर फ्रेंड सेम टू सेम मेंशन्ड है। तो पहले रूल में हुआ करती थी लेकिन जेटली जी ने बाद में इस लॉ को, इस रूल के पार्ट को लॉ का भी पार्ट यहां पर बना दिया। ओके अच्छा, अब मैं एक रूल 128 भी आपको रेफरेंस कराता हूं। देखिए जो रूल 128 फॉरेन टैक्स क्रेडिट के साथ में डील करता है, एक्चुअली कोई एसएससी जो इंडिया का रेसिडेंट है, हां अगर उनके द्वारा आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंट्री में या फॉरेन टेरिटरी में उनको फॉरेन टैक्स पे कर रखा है, ओके चाहे टीडीएस के थ्रू वहां पर वो उनका टैक्स फॉरेन गवर्नमेंट को गया हो या अदरवाइज उन्होंने पे किया हो, उन्हें इंडिया में उसका क्रेडिट उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो करस्पॉन्डिंग इनकम को टैक्सेशन के लिए ऑफर करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मतलब फॉरेन इनकम पर आपने फॉरेन कंट्री में टैक्स जो दिया उस टैक्स का इंडिया में क्रेडिट आपको कब मिलेगा, जब आप उस फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्सेशन के लिए ऑफर कर रहे होंगे, उस ईयर में आप अपने उस फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है वो ले पाएंगे। अब ये जो फॉरेन टैक्स की बात हो रही है, ये फॉरेन टैक्स का मतलब हम किससे लेकर चलेंगे, देखिए उस केस में जहां पर कि उस फॉरेन कंट्री या फॉरेन टेरिटरी के साथ में इंडिया का अगर डीटीडब्ल्यूए हो रखा है
तो बस जो उस DTAA में टैक्स कवर्ड होगा उसी को यहां फॉरेन टैक्स के तौर पर लिया जाएगा, उसी का जो क्रेडिट है वो अलाउ किया जाएगा। ओके, जैसे अगर सपोज इंडो यूएस DTAA में अगर केवल फेडरल टैक्स के क्रेडिट की बात अगर की गई है तो भले इन किसी इंडिया बेस्ड पर्सन ने यूएस में कमाई गई अपनी इनकम पर फेडरल टैक्स के अलावा स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स वगैरह भी पे किया हो, लेकिन जब क्रेडिट की बात आएगी तो हम उस यूएस वाली इनकम पर इंडिया में जो टैक्स 80 का बन रहा है और यूएस में जो उसने टोटल इनकम टैक्स पे किया है वो टोटल नहीं, हां जो DTAA में फेडरल टैक्स की बात हो रही है केवल वो फेडरल टैक्स कंपैरिजन में यूज करके विच एवर इज लोअर की जो रिलीफ है वो अलाउ करेंगे। तो मतलब क्या कि जो फॉरेन टैक्स के क्रेडिट की यहां पर बात हुई, एक्चुअली फॉरेन टैक्स मतलब अगर DTAA वाला केस है तो जो DTAA में टैक्स कवर्ड है वो फॉरेन टैक्स केवल यहां क्रेडिट पर्पस के लिए कहलाएगा, और जहां DTAA वाला केस नहीं है कोई अदरवाइज केस है तो जो सेक्शन 91 में आपने देख रखा है माय डियर फ्रेंड्स के जो भी फॉरेन एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जो एट्रीब्यूटेबल टैक्स अमाउंट आएगा डब्ल्यू टैक्स इनकम से एट्रीब्यूटेबल, वो यहां पर हम कंसीडर करेंगे रिलीफ के लिए। एक्चुअली रिलीफ एसएससी को जो अलाउ करने की हम बात कर रहे हैं टैक्स की, उसमें सरचार्ज सेस तो आएगा लेकिन कोई पेनल्टी इंटरेस्ट फीस वगैरह नहीं आएगी, उसका क्रेडिट यहां नहीं मिल पाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स एसएससी ने सपोज एक से अधिक कंट्रीज में अगर इनकम कमाई है तो कंट्री वाइज हम उनके लिए जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो चेक करके कंट्री वाइज जो डबल टैक्स्ड इनकम है उसके रिस्पेक्ट में जो उन्हें रिलीफ है वो यहां अलाउ करेंगे, मतलब फॉरेन टैक्स का जो क्रेडिट है वो देंगे। और ये तो आपको पता ही है कि जो डबल टैक्स्ड इनकम होती है उस डबल टैक्स्ड इनकम के रिस्पेक्ट में जो उनका इंडिया में जो टैक्स पेबल बन रहा होगा एंड जो उन्होंने बाहर टैक्स पे किया होगा, है ना, जो भी दोनों में लोअर होगा उसका जो क्रेडिट है वो उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन बाहर उन्होंने टैक्स अगर ज्यादा पे कर रखा है तो उस एक्सेस का इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी ना रिफंड चेक बनाएंगी, तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। और बाहर टैक्स का पेमेंट सपोज आपको डॉलर्स में, यूरो में, पाउंड वगैरह में, मतलब फॉरेन करेंसी में अगर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, आप जिस मंथ में एसएससी ने वो टैक्स पे किया चाहे बाय वे ऑफ टीडीएस या अदरवाइज फॉरेन टैक्स जिस मंथ में भी पे हुआ उस मंथ से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ के लास्ट डे पर जो टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट आपको गिवन होगा उससे आप उस फॉरेन करेंसी वाले टैक्स अमाउंट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो रूल 128 में फॉरेन टैक्स को इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फॉरेन टैक्स पेमेंट वाले मंथ के इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ के लास्ट डे के टीटीबीआर से। याद है ना फ्रेंड्स, एग्जांपल में डिस्कस की भी थी आप ये बात हमने कि अगर 1 दिसंबर को उसने फॉरेन टैक्स का पेमेंट किया फॉरेन करेंसी में, वो अमाउंट गिवन है, तो दिसंबर से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ दैट इज नवंबर मंथ का लास्ट डे दैट इज 30 नवंबर का जो टीटीबीआर है वो हम यूज में ले लेंगे। ये हमने फॉरेन टैक्स का कन्वर्जन तो कर लिया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं फॉरेन इनकम भी अगर फॉरेन कंट्री करेंसी में गिवन हो तो क्या करें, तो फ्रेंड्स फॉरेन करेंसी में अगर आपको इनकम की फिगर दी गई है तो उसका इंडियन करेंसी में आप कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो उसके लिए रूल 115 से भी मैं रिफ्रेश करा देता हूं। एक्चुअली अगर आपको फॉरेन इनकम में फॉरेन सैलरी की, फॉरेन कैपिटल गेन की, फॉरेन डिविडेंड की या फॉरेन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की इनकम गिवन है तो यहां वही रूल जो अभी आपने फॉरेन टैक्स वाला देखा कि जिस मंथ की वो इनकम गिवन है उस मंथ के क्लोज होने से इमीडिएट प्रेसिडिंग मंथ का जो लास्ट डे होगा उसका टीटीबीआर हम यूज में लेंगे। जो आपने भी किया था ना ये फॉरेन टैक्स के लिए के काम, वही सेम माय डियर फ्रेंड्स इन फॉरेन इनकम्स के इंडियन रुपीस में कन्वर्जन के लिए आप करेंगे। इसके अलावा जो अदर इनकम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ दो, अदर इंटरेस्ट की बात करो, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, रॉयल्टी एटसेट्रा, तो उनके लिए एक फ्लैट रूल क्या, 31 मार्च ईयर एंड का जो लास्ट डे पर टीटीबीआर होगा एक्चुअली वो हम उस फॉरेन इनकम को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए यूज में ले लेंगे। अब एक पर्सनल रिक्वायरमेंट जो इस रूल 128 में और गिवन है रिकॉल कर लीजिए। देखिए फॉरेन टैक्स का क्रेडिट एसएससी को तभी मिलेगा जब एसएससी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फर्निश करेंगे। एक तो वो अपने द्वारा ही वेरीफाइड एक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने आउटसाइड इंडिया जो भी इनकम अर्न की है, जिनको वो इंडिया में टैक्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, जो भी उनका बाहर टैक्स पे हुआ है, अपनी उन फॉरेन इनकम्स एंड फॉरेन टैक्स पेमेंट्स को शो करता हुआ
वो एक स्टेटमेंट अपने द्वारा ही वेरीफाइड फर्निश करेंगे। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, उन फॉरेन इनकम एंड फॉरेन टैक्स पेमेंट के रिस्पेक्ट में वो फॉरेन टैक्स अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके, या जो भी फॉरेन इनकम को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल पेयर थे उनसे एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके फर्निश करेंगे। या नहीं वो अरेंज हो पा रहे हैं तो एसएससी अपने द्वारा साइंड एक स्टेटमेंट फर्निश कर देंगे, लेकिन उसके साथ में उनका वो जो फॉरेन टैक्स पेमेंट हुआ था उस ऑनलाइन पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट वगैरह, जो भी उनका फॉरेन कंट्री में टैक्स अगर टीडीएस के थ्रू गया था तो टीडीएस सर्टिफिकेट वगैरह वो अटैच करेंगे। एक्चुअली ये जो उन्हें फॉर्म नंबर 67 जो यहां फर्निश करना होता है, या जो ये सर्टिफिकेट वगैरह है, ये उन्हें रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो भी जैसे हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस है 25-26 जो रेलिवेंट है, एक्चुअली इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर होगा उसके लास्ट डे तक, दैट इज 31 मार्च 2027 तक इस एग्जाम्पल में वो ये फर्निशिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो उन्हें रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के क्लोज होने तक जो ये सर्टिफिकेट स्टेटमेंट वगैरह है वो फर्निश करना होगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा क्या जरूरी है कि वो अपनी जो रिटर्न है वो सेक्शन 139(1) की ड्यू डेट या बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट में भी फर्निश करें। लेकिन जहां पर रिटर्न उनके द्वारा अपडेटेड फर्निश की जा रही है और उस अपडेटेड रिटर्न में अगर वो फॉरेन इनकम दिखा रहे हैं तो उस अपडेटेड रिटर्न के रिस्पेक्ट में वो जो स्टेटमेंट जाना है फॉरेन इनकम और फॉरेन टैक्स का, वो अपडेटेड रिटर्न के फर्निशिंग की डेट पर या उससे पहले फर्निश कर सकेंगे, राइट फ्रेंड्स। फॉर्म नंबर 67 ने तभी भी फर्निश करना होता है जब करंट ईयर के लॉस के कैरी फॉरवर्ड की वजह से अगर उनका फॉरेन टैक्स का रिफंड बन रहा हो जिसका क्रेडिट उन्होंने अर्लियर ईयर में ऑलरेडी क्लेम कर रखा हो, तो उस केस में भी वो इस तरह के फॉर्म 67 को फर्निश करेंगे। अब ये इसका कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल जो ऑब्लिगेशन उसमें भी आपको फॉर्म नंबर वगैरह मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये एक बार मैंने ऐसा होल रूल आपको रिफ्रेश करा दिया है। मेनली जो आपने जो कैरी करनी है वो बात ये कैरी करनी है, दोराई स्वामी कुमारस्वामी के केस में मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट का जो क्रक्स है वो ये है कि जो ये फॉर्म नंबर 67 की जो फर्निशिंग रिक्वायरमेंट आपने देखी, जो भी ये माय डियर फ्रेंड्स यहां पर ये जो स्टेटमेंट वगैरह की जो फर्निशिंग रिक्वायरमेंट आपने देखी है, ये मद्रास हाईकोर्ट ने कहा डायरेक्टरी नेचर है। हाँ, ये आप इनको ऑब्लिगेटरी नेचर इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट नहीं लेकर चलेंगे। इसका मतलब क्या कि भले ही इसके लिए टाइम लिमिट यहां पर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन अभी सपोज डिपार्टमेंट की तरफ से रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हुई, इंटीमेशन भी नहीं आई, उससे पहले अगर एसएससी ने अगर ये फॉर्म 67 फर्निश कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी के पार्ट पर वायलेशन नहीं माना जाएगा, उनको क्रेडिट मिल पाएगा। ओके, पहले ये फॉर्म नंबर 67 वगैरह रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक फर्निश करना होता था, बाद में इस टाइम लिमिट को बढ़ाकर माय डियर फ्रेंड्स रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कर दिया गया है। एक्चुअली इस जजमेंट का जो क्रक्स है वो केवल और केवल इतना है कि जो ये फर्निशिंग रिक्वायरमेंट है ये केवल डायरेक्टरी नेचर है, जो टाइम लिमिट यहां पर प्रोवाइड की गई है उनको आप ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी सेंस में नहीं ले सकते। एक्चुअली अगर एसएससी ने टाइम लिमिट के बाद भी अगर वो पर्सनल ऑब्लिगेशन अपना डिस्चार्ज कर दिया, मतलब इंटीमेशन आती, डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी रिटर्न की प्रोसेसिंग की जाती, इंटीमेशन भेजी जाती, उससे पहले अगर उन्होंने अगर अपना ये फॉर्म 67 फर्निश कर दिया तो कोर्ट ने कहा कि ये सफिशिएंट कंप्लायंस उनके पार्ट पर कहलाएगी, उनको उनकी फॉरेन इनकम का जो टैक्स क्रेडिट है वो मिल पाएगा, बात खत्म, राइट फ्रेंड्स। तो ये डबल टैक्स एंड ग्लीप चैप्टर से रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्चुअल थिंग्स थी वो मैंने आपको रिफ्रेश करा दी। एंड चलते चलते मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको एक पॉइंट जो हेल्पफुल प्रूव होगा वो और डिस्कस कर लेना चाहता हूं, आपको रिफ्रेश करा देना चाहता हूं। एक्चुअली देखिए, सपोज मेरी अगर कोई इनकम मैंने फॉरेन कंट्री में कमाई है, उस पर मैंने फॉरेन कंट्री में टैक्स भी भरा है, मैं उस इनकम पर इंडिया में भी टैक्स पे करने के लिए लायबल बन रहा हूं, ठीक है जी, डबल टैक्स्ड इनकम का ये केस बन गया है। अब इस डबल टैक्स्ड इनकम के रिस्पेक्ट में मुझे डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलनी है, तो अब जिस कंट्री में मैंने वो इनकम कमाई है उस फॉरेन कंट्री के साथ में क्या इंडिया का DDAA नहीं है या है? डिपेंड करता है सिचुएशन पर ना माय डियर फ्रेंड्स के वो DDAA है या नहीं है। अब जरा एक केस ध्यान से सुनिए प्लीज। सपोज मैंने यूके में जो रेंटल इनकम है वो अर्न की है, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस की मैंने रेंटल इनकम यूके में अर्न की हुई है।
उस पर यूके में मैंने 50,000 रुपीज टैक्स भी भरा है। अब वो यूके वाली 5 लाख की रेंटल इनकम मेरी इंडिया में भी टैक्सेबल होनी है। इंडिया में मुझे 30% की रिपेयर रेंट कलेक्शन चार्जेस की रिडक्शन भी मिलनी है, तो इंडिया में मेरा जो अमाउंट टैक्सेबल होना है वो केवल 3,50,000 टैक्सेबल बनना है। अगर DTAA नहीं है, सेक्शन 91 में रिलीफ मिलनी है, तो 3,50,000 डबल टैक्स इनकम कहलाएगी। 350 पर मेरा जो इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जो टैक्स बन रहा होगा, और 350 पर ही मेरा जो यूके में जो टैक्स गया होगा, लाइक 5 लाख पर 50,000, तो 350 पर 35,000। तो मैं इस तरह से विच एवर इज लोअर का जो टैक्स रिलीफ है वो ले पाऊंगा। लेकिन अगर सपोज इंडिया का यूके के साथ में DTAA है, ओके, इंडिया का यूके के साथ में DTAA है, तो अब इस केस में जो 5 लाख रुपीस की रेंटल इनकम मैंने वहां अर्न की, जिस पर मैंने 50,000 रुपीस का वहां टैक्स भरा, अब वो 5 लाख की इनकम मेरी इंडिया में भी चार्जेबल बन रही है। राइट, इंडिया में मेरी वो इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल बन रही है। हां, इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से 30% की रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस की डिडक्शन मुझे मिलनी है। 3,50,000 रुपीज इंडिया में फाइनली टैक्स होना है, तो यहां पर मैं 350 का मेरा जो इंडियन टैक्स आएगा, एक्चुअली इस रेंटल इनकम पर मैंने यूके में कितना टैक्स पे किया, तो वहां यूके वाला जो पूरा टैक्स है, दैट इज 50,000 रुपीज, वो सेक्शन 90 में फॉरेन टैक्स क्रेडिट के टाइम पर कंसीडर किया जाएगा। तो आप ये एक बात जरूर कैरी करें कि सेक्शन 91 में यूनिलैटरल रिलीफ की जब बात आती है, तो हम कट टू कट चलते हैं। बिल्कुल जो नेट इनकम होती है, जो इनफैक्ट डबल टैक्स इनकम, जो नेट इनकम होती है, उस पर इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन एवरेज रेट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर की रिलीफ देते हैं। लाइक वो 350, हमारे एग्जांपल में दोनों 350 का दोनों जगह पर फॉरेन टैक्स एंड इंडियन टैक्स कंपेयर करके हम सेक्शन 91 में रिलीफ ले पाएंगे। लेकिन जब सेक्शन 90 DTAA वाले केस की बात आती है, तो वहां पर 5 लाख की जो रेंटल इनकम थी, उस पर हमने जो टैक्स पे किया 50,000 रुपीज, वो हमारा फॉरेन टैक्स है। अब वो रेंटल इनकम हमारे इंडिया में भी चार्जेबल बन रही है। अब इंडिया में हम 5 लाख पर कितना टैक्स दे रहे हैं, तो इंडिया में हम 5 लाख में से 30% की डिडक्शन लेकर 350 पर टैक्स भर रहे हैं। हां, तो इंडिया में हमारा जो 350 पर टैक्स आ रहा है, वो हम उस 50,000 से कंपेयर करके विच एवर इज लोअर की रिलीफ देंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर कंसीडरेशन में, माय डियर फ्रेंड्स, और एग्जाम पर्पस के लिए लेकर चलेंगे। राइट, हां, तो अब मैं कह सकता हूं डबल टैक्स एंड रिलीफ चैप्टर से रिलेटेड भी जो चीजें हैं वो हमने रिफ्रेश कर लिया। मिलेंगे हम नेक्स्ट रिवीजन सेशन में एक नए टॉपिक को रिफ्रेश करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको आइडिया लग गया होगा कि रेगुलर बैच में, माय डियर फ्रेंड्स, डिटेल में जो चीजें हैं वो हम और डिस्कस कर पाते हैं एग्जांपल्स वगैरह के साथ में। तो आपके नियर एंड डियर्स जो नवंबर 26 एग्जाम्स की अगर और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो रेगुलर बैच, प्रैक्टिस बैच या कॉन्सेप्ट्स बैच के लिए जा सकते हैं। चलिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट टू यू।